नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। आज हम इंडियन ईयर बुक की सीरीज में देखेंगे कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस प्रकार से है, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है वह किस प्रकार से है और भारत में जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है वह किस प्रकार से है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरू करते हैं भारत की राजनीतिक संरचना के विषय में। तो जब हम भारतीय गणराज्य को देखते हैं तो इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। मतलब भारत गणराज्य का बना, इसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। भारत की अगर हम संघीय व्यवस्था देखें तो इनमें हमको सशक्त केंद्र मिलता है और संघवाद भी मिलता है। तो जो केंद्र में सरकार है वह सशक्त है और संघवादी व्यवस्था हमको मिलती है। संघवाद मतलब जो राज्य है वह मिलकर केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मतलब राज्य आपस में मिलकर भारत की संघीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर अगर हम ध्यान दें, इनके तहत जो केंद्रीय सरकार है वह हमको सशक्त मिलती है। तो जैसे आप समझिए, एक आपकी हो गई केंद्रीय व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार, फिर हो जाएगी आपकी राज्य सरकार, उसके बाद हो जाएगा स्थानीय शासन। तो 3 लेयर की व्यवस्था आपको दिखती है भारत की संघीय व्यवस्था में। यह आप ध्यान रखिए, केंद्र इसमें ज्यादा पावरफुल है। अब हम ये समझे कि वह कौन से संवैधानिक प्रावधान है जिनके तहत केंद्र को ज्यादा ताकत मिली है। तो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 3 कहता है भारतीय संविधान का कि अगर संसद चाहे तो वह किसी भी राज्य से उसके क्षेत्र को अलग कर सकता है, 2 राज्यों को आपस में मिला सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है। तो राज्यों की सीमा में संशोधन करने का जो अधिकार है वह केंद्र के पास है। राज्य इसमें संवैधानिक रूप से कोई भूमिका नहीं रखते हैं। अनुच्छेद 3 केंद्र को इस तरह की पूरी शक्ति देता है कि वह राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। हालांकि संविधान में कुछ इस तरह का प्रावधान दिया गया है कि जो राज्य विधानमंडल है वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा केंद्र इसके लिए बाउंड नहीं होगा। आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत केंद्र शक्तिशाली होता है। तो राज्यों को अनुदान मिलता है और जो वित्तीय सहायता मिलती है वह भी केंद्र पर आश्रित है। आप बजटीय प्रावधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस देखेंगे जिनके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसे देती है, भले ही वह टैक्स कलेक्शन राज्यों से हो, वह चला जाता है कहां पर, केंद्र में, और केंद्र फिर इसको रिस्ट्रक्चर वे में ट्रांसफर करती है। तो इसलिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आश्रित हैं। जो राज्यपाल का प्रावधान है यह भी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि राज्यपाल जब चाहे वह किसी विधेयक को रोक सकता है। तो एक यह भी शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का उदाहरण है। अखिल भारतीय सेवाएं, यह भी शक्तिशाली केंद्रीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो इस तरह परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन से प्रावधान हैं जो राज्य को कमजोर करते हैं और केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। या आपसे कहा जाएगा कि केंद्र को सशक्तिकरण करने के लिए वह कौन से प्रावधान हैं जो हमको मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, सीमा में परिवर्तन, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय व्यवस्थाएं, राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं, यह वह प्रावधान है जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। संघीय व्यवस्था के विषय में अगर हम देखें तो 2 अन्य अनुच्छेद हमको मिलते हैं, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34। यह मार्शल लॉ के विषय में है। तो इस केस में भी जो केंद्र सरकार है वह ताकतवर हो जाती है। संविधान में यह बात साफ साफ कही गई है कि अगर केंद्रीय कार्यपालिका कोई कानून बनाए तो उसके प्रावधान प्रादेशिक कार्यपालिका से, मतलब जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उससे ज्यादा पावरफुल होंगे। और यह बात कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 257(1) में। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो। मतलब राज्य सरकारें ऐसे नियम कानून बनाएं जिससे जो केंद्र की शक्ति है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े या केंद्र के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम कानून पर कोई प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोग के लिए आवश्यक प्रतीत हो। मतलब अगर केंद्रीय सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार का कोई नियम कानून केंद्र सरकार की शक्ति को कम कर रहा है या उसके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो केंद्र सरकार के पास पूरी ताकत है कि वह राज्यों को कंट्रोल कर सके। तो कहां दिया गया है यह, अनुच्छेद 257(1) में। अनुच्छेद 74(1) भी हमको मिलता है। यह राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद गठन करने से संबंधित है। मतलब अनुच्छेद 74(1) के तहत जो राष्ट्रपति हैं वह क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और इसकी सलाह कौन देता है, मतलब कौन मंत्री बने कौन मंत्री ना बने, इसकी सलाह कौन देगा, मंत्रिपरिषद। और
मंत्रिपरिषद मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही काम करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रियों की इस सलाह को मानने के लिए। मतलब पहले यह प्रोविजन था कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार भी निर्णय ले सकता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति बाउंड है मंत्रिपरिषद के परामर्श से निर्णय लेने के लिए। अनुच्छेद 74 ही कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए कह सकता है। मतलब अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसको विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह दे तो राष्ट्रपति बाध्य है। यह प्रोविजन कब बना? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। तो 42वें में क्या प्रावधान बना? मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44वें में क्या संशोधन हुआ कि राष्ट्रपति एक बार पुनः वापस लौटा सकता है कि फिर से विचार कर लीजिए आप जो कह रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा से मंत्रिपरिषद ने वही प्रोविजन दिए तो राष्ट्रपति बाध्य है। केंद्र शासित प्रदेश हम देख लिए जो कि 8 आपको मिलते हैं: अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, दिल्ली और पुडुचेरी। ये जम्मू कश्मीर वाला आप ध्यान रखिएगा, इसको लद्दाख में और जम्मू में तोड़ दिया गया है, यह आप ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है। यह प्रोविजंस करता है जम्मू कश्मीर से संबंधित। इसको 2 नवंबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके बनाया गया। जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख, जैसे हमने पीछे बताया। 8 से पहले इनको अब बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर को 2 पार्ट। मतलब पहले जो जम्मू और कश्मीर था उसको जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 2 श्रेणियों में बांट दिया गया। यह हम देख पा रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ कि इस अधिनियम को और इसके सभी प्रोविजंस को लागू करवा दिया गया। 9 अगस्त 2019 को क्या हुआ? इस दिन यह कानून बन गया और परिवर्तन क्या हुआ? अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भी आप देख लीजिए। 1 दिसंबर 2019 को यह कानून बन गया और इसके प्रावधान क्या है कि जो 6 धार्मिक समुदाय हैं, कहां पर? अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। तो जो ये 6 समुदाय के लोग हैं इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता दी जाए, इससे संबंधित प्रावधान किए गए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 मतलब इस डेट से पहले जो लोग धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए थे, कहां पर? इन तीनों देशों में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर प्रवेश कर लिया है तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर कोई आता है तो उनको 5 साल की शर्त पूरी करनी होगी, जबकि सामान्यतः यह शर्त क्या थी? 11 वर्ष। मतलब पहले 11 वर्ष भारत में रहना पड़ता था, तब उनको भारत की नागरिकता मिलती थी। लेकिन इन 3 देशों के लिए और इन 6 धार्मिक समुदायों के लिए यह प्रोविजन किया गया है कि यह भारत में 5 साल भी अगर रहते हैं 31 दिसंबर 2014 के बाद, तब इनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर पहले आए हैं तो नागरिकता इनको सीधे तौर पर दी जा सकती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची के राज्य हैं जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं, उनमें यह लागू नहीं होगा। और जो जनजाति क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इनमें भी यह लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ जो इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं उनमें भी यह लागू नहीं होगा। तो देखिए प्रावधान बना है कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से भारत में आ गए हैं, जिनको इन देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन जो लोग बाद में आए हैं 31 दिसंबर 2014 के बाद, उनको 5 साल तक भारत में रहना होगा, उसके बाद भारत की नागरिकता उनको मिलेगी। लेकिन पूरे भारत के क्षेत्र पर यह प्रोविजन लागू नहीं है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है, उनमें यह लागू नहीं है। जनजातीय क्षेत्र वाले जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है, और इनर लाइन परमिट वाले उनमें भी यह लागू नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें नागरिकता के किस प्रकार के प्रोविजन है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उस समय भारत के नागरिक कौन थे वह बात स्पष्टता लिखी गई है। क्या तो वह भारत का मूल निवासी हो, मतलब वह भारत में रह रहा हो इस डेट से पहले, तो वह भारत का नागरिक होगा। इसके लिए 3 शर्तें हैं। जन्म उसका भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारत में हो, और जब यह संविधान लागू हुआ मतलब 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू हुआ उससे पहले 5 वर्षों से
वह भारत में रह रहा हो। तो मूल निवासी के लिए 3 शर्तें, एक, जन्म भारत में, माता पिता में से कोई एक भारत का, और या फिर वह 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। अगर पाकिस्तान से आया हो उस समय क्या शर्तें हैं? 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आया हो, क्योंकि जो यह तिथि है 19 जुलाई 1948, इसके बाद परमिट व्यवस्था लागू कर दी गई। मतलब जिसको ट्रांसफर होना है इस पार से उस पार, उसके लिए परमिट व्यवस्था है। तो 19 जुलाई 1948 की डेट डिसाइड कर दी गई कि इससे पहले जो भारत में आया हो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा, तब उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इन सबको आप कंबाइन करके देखिएगा कि अगर किसी एक शर्त से वह डिफॉल्ट हो जाएगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया लेकिन फिर से वापस आ गया। मतलब एक बार वह पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से वापस भारत आ गया। तो वापस कब आया? 1 मार्च 1947 के बाद। यहां आप समझिए उसका जन्म भारत में हुआ होगा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के ही रहे होंगे, वह संविधान लागू होने से 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा होगा, ठीक। लेकिन क्या हुआ, वह चला गया कहां? पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गया। उस समय क्या होगा, वह क्या करेगा, पंजीकरण का प्रार्थना पत्र देगा और 6 माह तक उसको भारत में रहना होगा। उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इस 26 जनवरी 1950 को देश में नहीं था, मतलब ना तो वो भारत में था ना वह पाकिस्तान में था, वह किसी अन्य देश में था, तो उस समय उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हों तब उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इस तरह के कुछ प्रोविजन है भारत की नागरिकता के, जो 26 जनवरी 1950 के समय लागू हुए। अब देखिए, तो इनके बाद लोग होंगे, उनको भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? उसको कहा जाता है नागरिकता का अर्जन। तो नागरिकता का अर्जन किस प्रकार से किया जाता है वह भी हम समझ लेते हैं। एक तो हो गया जन्म से, मान लेते हैं किसी का जन्म बाद में हुआ है, ऐसी बात है ना, 1950 के बाद भी तो लोग पैदा हुए होंगे भारत में, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो जिनका जन्म हुआ भारत में वंश के आधार पर, जो किसी वंशीय व्यवस्था से संबंधित है, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, मतलब किसी क्षेत्र को भारत सरकार ने अधिकृत कर लिया और उसको शामिल कर लिया भारत में, तो वहां के निवासी भी भारत के नागरिक किस प्रकार से होंगे, वो सारे प्रोविजन। तो यह सब कुछ क्या कहा जाएगा? अर्जन के द्वारा। अब हम देख लेते हैं जन्म से, कि जन्म के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलती है। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद उसका जन्म हुआ हो भारत में, 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। मतलब 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई भारत में पैदा हुआ, एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं राम है, राम के पिता हैं श्याम, तो 1 जुलाई 1947 से पहले राम का जन्म हुआ था, मान लेते हैं इसका जन्म हुआ 15 मार्च 1947 को, और राम के पिताजी श्याम यह चले गए कहां? पाकिस्तान। तो राम को नागरिकता भारत की मिलेगी। उसी का यह प्रोविजन है कि 1 जुलाई 1947 से पहले वह भारत में जन्मा हो। 1 जुलाई 1947 के बाद अगर उसका जन्म हुआ हो तो जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। बाद में इस प्रोविजन को बदला गया और 3 दिसंबर 2004 से यह अनिवार्य किया गया कि भारतीय होने के लिए माता और पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है, या फिर एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही थी, मान लेते हैं कोई भारत का नागरिक है और दूसरा कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, तो वो क्या करता था, भारत के व्यक्ति से विवाह कर लेता था। अब उससे क्या होगा, जो आने वाले वंशज होंगे वह इस पुराने वाले प्रोविजन से भारत के नागरिक हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या किया प्रोविजन में बदलाव, कि 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों भारतीय एक चेंज हो गया। अगर मान लेते हैं कि जेन्युइन शादी है या इस तरह से जेन्युइन ट्रांसफर है, तो उस केस में एक का भारतीय होना जरूरी है और दूसरा क्या हो, सही तरीके से अवैध रूप से भारत में ना आया हो, मतलब वैधानिक तरीकों से भारत में आया। वंश के आधार पर अगर हम देख लें तो 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर उसका जन्म हुआ हो। मान लेते हैं किसी के दादा, किसी की दादी, ये कहां से, भारत के नागरिक थे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रोविजन है कि इनका पिता क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। मतलब अगर कोई 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्म लिया हो तो उसके पिता को भारतीय होना चाहिए। यदि 10 दिसंबर 1992 के बाद ऐसा हो तो माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। अब इसको समझिए आप, मान लेते हैं वही राम आपका है, उसके पिताजी कहाँ रहते थे, कनाडा में, ठीक। अब उसका जन्म कब हुआ, 26 जनवरी के बाद और 10 दिसंबर 92 से पहले। तो उस शर्त में जो कनाडा में उसके माता पिता रह रहे हैं उनमें से किसी एक का क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। 30 दिसंबर 2004 के बाद
जन्मे व्यक्ति को जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट में अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। अब हम समझे कि पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। तो 7 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, भारतीय मूल का वह व्यक्ति हो, तो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, मतलब वह भारत या पाकिस्तान में से या बांग्लादेश में से, क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, इन देशों से संबंधित ना हो लेकिन भारतीय मूल का हो और किसी अन्य क्षेत्र में रह रहा हो, उसको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। किसी भारतीय नागरिक से यदि किसी का विवाह होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण से पहले 7 साल तक उसको भारत में रहना होगा। जो भारत के नागरिक हैं उनके बच्चे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित करते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम आप हैं तो हमको कैसे नागरिकता मिली है? पंजीकरण के द्वारा। पंजीकृत नागरिक के बच्चे जो पूरी आयु एवं क्षमता के, तो इनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। बच्चे को आवेदन से 12 माह पूर्व से भारत में रहना होगा। तो ये सारी शर्तें हैं जिनके तहत पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित की जाती है। आप ध्यान रखिएगा, हमको आपको कैसे मिली है नागरिकता? पंजीकरण के द्वारा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता का अर्जन होगा, जैसे केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर नागरिकता पत्र देती है अगर ऐसे देश से संबंधित हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा कैसे? अगर भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया है तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक बन जाते हैं। नागरिकता की समाप्ति कैसी होगी वह भी हम समझ लेते हैं कि स्वैच्छिक त्याग, कोई व्यक्ति खुद से यह छोड़ दे कि वह भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है तो उस केस में दूसरा बर्खास्त कर दिया जाए उसको। कुछ इस तरह के उसने काम किए कि उसको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाए, जैसे किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर युद्ध के समय किसी देश की नागरिकता उसने ले ली है, मतलब भारतीय नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता उसने युद्ध के समय ले ली हो, तो उस समय उसकी नागरिकता नहीं जाएगी। वंचित करने द्वारा मतलब पंजीकृत या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हो गई हो, मतलब किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया नागरिकता के लिए और रजिस्ट्रेशन होने के 5 साल के अंदर ही किसी दूसरे देश में उसको 2 साल की क्या हो गई? सजा हो गई। उस केस में भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कोई व्यक्ति अमेरिका में है और वह अमेरिका का नागरिक है, फिर वह चला आता है भारत और भारत में क्या करता है? नागरिकता ले लेता है सारी शर्तें पूरा करके। लेकिन नागरिक बनने के बाद 5 साल के अंदर अगर ऐसा पता लगता है कि उसने अमेरिका में कोई अपराध किया था जिसके लिए उसको 2 साल की सजा हो सकती है या 2 साल की सजा हो गई हो, उस स्थिति में उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 सालों से अगर वह रह रहा हो तो उसकी भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। संविधान का अगर उसने अनादर किया हो और युद्ध के समय कोई विश्वासघात किया हो। अब यहाँ समझिएगा, युद्ध के समय यह विश्वासघात नहीं है कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, लेकिन अगर उसने युद्ध के समय विश्वासघात किया, मतलब शत्रु देश की सहायता की या शत्रु देश की तरफ से ही भारत सरकार के खिलाफ लड़ने लगा, तो उन सारे आधारों पर उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। एक शब्द आपने देखा था इनर लाइन परमिट, उसको हम समझ लेते हैं। तो यह क्या है? एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसको संरक्षित किया गया हो और उसमें जाने की अनुमति ना दी गई हो, तो उस स्थिति में एक इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है उस क्षेत्र विशेष के लिए। अगर किसी को जाना है तो उसको कहा जाएगा इनर लाइन परमिट। यह राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश के लिए परमिट है। यह दस्तावेज भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को विनियमित करने के लिए सरकार का एक प्रयास है। मतलब जो मान लेते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राज्य हैं, उन राज्यों में यह व्यवस्था अपनाई गई है कि किसी दूसरे को अगर उन राज्यों में जाना है तो उनको क्या चाहिए? इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की एक शाखा है जिसको ब्रिटिश विषयों को संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका गया है, अर्थात वह कोई वाणिज्यिक उद्यम इन क्षेत्रों में नहीं लगा सकते हैं। 1950 में क्या किया गया? इसको भारत के नागरिक शब्द से बदल दिया गया, मतलब अब ब्रिटिश प्रजा की जगह भारत के नागरिक शब्द को प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, आप इसके प्रोविजन समझिए, यह हुआ क्यों था? यह ब्रिटिश कालीन व्यवस्था थी। सबसे पहली चीज, ब्रिटिश क्या करते थे कि इनके व्यावसायिक जो हित है वह प्रभावित ना हो, इसीलिए ये किसी क्षेत्र को क्या करते थे? इनर लाइन परमिट के अंतर्गत ले आते थे कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में आपको आना है
तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होता था। और ये जो क्षेत्र होते थे मुख्यतः किसके लिए होते थे? व्यावसायिक क्षेत्र, जिससे ये लोग अपने व्यवसाय को निर्बाध रूप से चला सके। बाद में भारत सरकार ने क्या किया? इस व्यवस्था का प्रयोग किया। जो भारत की आदिवासी जनजातियां हैं और उनकी जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वह जाकर इनकी संस्कृति को किसी तरह से प्रभावित ना करें, उसके लिए यह प्रोविजन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 है उसी के तहत यह एक प्रोविजन है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से मिलती है, समाप्त किस प्रकार से नागरिकता होती है। उसके अलावा जो इनर लाइन परमिट है वह किस प्रकार से काम करता है उसको भी हमने समझ लिया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।